हाँ, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से हम लोग आज चर्चा करेंगे रिटायरमेंट एंड सुपरनेशन टॉपिक पर। जो भी हमने इससे पहले दो टॉपिक डिस्कस किए थे, पेंशन और उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ पेंशन। इसी कड़ी में ये मेरा अगला प्रयास है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि कुछ जो जनरल प्रोविजंस हैं रिटायरमेंट एंड सुपरनेशन के समय, वो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो ये एक्चुअली जो टॉपिक है, ये बड़े छोटे छोटे टर्म्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जो हर व्यक्ति को जिसको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं जनरल प्रोविजंस फॉर रिटायरमेंट और सुपरनेशन। जनरल प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट सुपरनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबको पता होता है कि जो रिटायरमेंट एज है वो 60 वर्ष है। 60 एज को कंप्लीट कर जो व्यक्ति करता है, उसको सेवा से रिटायर किया जाता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज है कि रिटायरमेंट इज अफेक्टेड फ्रॉम आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ। जिस मंथ व्यक्ति का रिटायरमेंट है, उस मंथ के लास्ट अंतिम दिन के आफ्टरनून से वो व्यक्ति कार्यमुक्त होगा, यानी उस दिन से रिटायर माना जाएगा। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 10 तारीख है, 10 जनवरी, तो वो व्यक्ति रिटायर होगा आपका 31 जनवरी को। ठीक है। तो 30 या 31 जो भी डेट उसकी होगी, उस डेट में, जैसे किसी की फरवरी 5 है, तो वो व्यक्ति 28 फरवरी या 29 फरवरी को रिटायर होगा, यानी लास्ट जो अंतिम दिन होगा उस दिन वो रिटायर होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ महीने की पहली तारीख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अगर उसकी रिटायरमेंट जो फर्स्ट मंथ की पहली तारीख है, वो व्यक्ति रिटायरमेंट होगा आफ्टरनून ऑफ प्रीवियस मंथ, मतलब पिछले मंथ के। जैसे जनवरी था तो दिसंबर में रिटायर हुआ, यानी कि प्रीवियस मंथ ऑफ द रिटायरमेंट का जो पहला डेट है उसका पहले का। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर 1 जनवरी है तो वो 31 दिसंबर को ही रिटायर हो जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट सुपरनेशन प्रीमेच्योर वॉलंटरी रिटायरमेंट इज डीम्ड एज वर्किंग। ये सारे रिटायरमेंट, सुपरनेशन, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट अगर है, वॉलंटरी रिटायरमेंट भी कर लिया है, ये सारे के सारे जिस दिन आप ये आपका इफेक्ट हो रहा है, उस दिन आपका वर्किंग डे माना जाएगा, यानी उस दिन तक की सैलरी और वो आपके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। उसके नेक्स्ट डे से आप उसके नेक्स्ट डे से आपको ये उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और पेंशन वगैरह के बेनिफिट आपके बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे डेट ऑफ डेथ, ये भी आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेट ऑफ डेथ इज ऑल्सो वर्किंग डे, ये भी वर्किंग डे में माना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट टर्म है इफ रिटायरमेंट डेट इज हॉलीडे। अगर किसी महीने में ऐसा हो रहा है कि वो हॉलीडे है, छुट्टियां पड़ रही हैं, तो उस केस में क्या है कि उसके जो चार्जेज होंगे छुट्टी से एक दिन पहले सारे हैंड ओवर कर दिए जाएं, लेकिन जो एक्चुअल उसको जो रिलीविंग मिलेगी वो लास्ट वर्किंग जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उस दिन मिलेगी। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स ये भी ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति को जो रिटायर हो रहा है, छुट्टियां थी, और उसको आपको फिजिकल प्रेजेंस के लिए इंसिस्ट नहीं करना है, कंपल्सरी नहीं करना है। मतलब वो फिजिकल प्रेजेंट उस दिन भी हो, ये कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि वो जिस दिन छुट्टियां हो रही थी उससे एक दिन पहले प्रेजेंट था। तो दिस इज नॉट नीड टू फिजिकल प्रेजेंस। आ सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको इंसिस्ट नहीं करना है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नो टू पेंशन ऑफ सेम सर्विस। सेम पोस्ट सेम सर्विस के लिए आपको दो पेंशन नहीं मिलेगी। दो पेंशन बिल्कुल ध्यान रखना है कि दो पेंशन नहीं मिलेगी। कुछ लोग पेंशन ले रहे हैं, उसके बाद रीएम्प्लॉयमेंट हो गए, उनको लग रहा है कि दोबारा पेंशन मिलेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दो पेंशन आपको सेम पोस्ट एंड सेम सर्विस में नहीं मिलेगी। अगर नेक्स्ट पॉइंट है इफ री एम्प्लॉयड देन नॉट एलिजिबल फॉर सेपरेट पेंशन। अगर री एम्प्लॉयड है तो उसको अलग से पेंशन की सुविधा नहीं है, क्योंकि वो पहले से पेंशन लेकर के री एम्प्लॉयमेंट के लिए उसने प्रयास किया, री एम्प्लॉयड हुआ है। पेंशन सब्जेक्ट टू गुड कंडक्ट, यह इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पेंशन है उसके लिए आपका जो कंडक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उस कंडक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, यानी जो आपका आचरण है वो अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट यहाँ जोड़ूंगा मैं, इफ कन्विक्टेड इन सीरियस क्राइम और इज फाउंड गिल्टी और ग्रेव मिसकंडक्ट देन होल और पार्ट ऑफ पेंशन में बी विड्रॉल और बिडेड और विड्रॉल बाय ए रिटन ऑर्डर ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अगर वो क्रिमिनल किसी केसेस में इन्वॉल्व है, मिसकंडक्ट उसके ऊपर कोई ऐसा क्लेम चल रहा है या कुछ इस तरह से उसके ऊपर आरोप लगे हैं, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होगा, यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट है,
अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होगा उसको पूरा अधिकार है, वो चाहे तो आपके पार्ट को रोक सकता है या विड्रॉ कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। फिर इसके बाद कह रहा है कि देखिए प्रेसिडेंट को तो सारे लगभग सभी पावर है, लास्ट अंतिम निर्णय प्रेसिडेंट का ही माना जाएगा अगर कहीं ऐसा कुछ कोई ऐसा बहुत ज्यादा डिस्प्यूट का मैटर आ रहा है तो फिर यहाँ फिर मेंशन किया जाता है द प्रेसिडेंट हैड राइट टू विदहोल्ड और पेंशन और ग्रेजुटी और बोथ द विड्रॉ और विड्रॉन पेंशन। पेंशन और ग्रेजुटी दोनों के लिए जो पावर है वो प्रेसिडेंट को दोनों को विड्रॉल पेंशन को कर सकता है या उसका कुछ पार्ट को प्रेसिडेंट आपके एक रिटन ऑर्डर दे करके आपको वो रोक सकते हैं। ये प्रेसिडेंट को फुल पावर है, हैज राइट टू विड्रॉल और पेंशन और ग्रेजुटी दोनों के लिए। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वर्ड मिल जाता है कि पेंशन अगर किसी को होल्ड करना विड्रॉल करना है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास पावर है, पेंशन और ग्रेजुटी दोनों के अगर आपको करना है तो आप ध्यान दीजिएगा कि तो प्रेसिडेंट वाली बात आ जाएगी। यहाँ पे प्रेसिडेंट को पावर है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। He can order recovery from pension or gratuity whole or part of pecuniary loss। अगर कोई गवर्नमेंट को कोई लॉस हुआ है, pecuniary loss गवर्नमेंट को अगर कोई दे रहा है यानी आर्थिक हानि, तो उसका कुछ या पूरा भाग मतलब कुछ उसका होल पार्ट या कुछ पूरा कंप्लीट जो उसने गवर्नमेंट को लॉस किया, किसी ने 5 लाख का लॉस कर दिया है तो प्रेसिडेंट also कैन बी ऑर्डर्ड फॉर रिकवरी, उसकी रिकवरी के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ये फुल पावर है। ये प्रिकॉर्डिनरी लॉस अगर कोई भी आर्थिक हानि गवर्नमेंट को अगर उस एम्प्लॉय के कारण हुई है तो उसको इसका रिकवरी के लिए उसको ऑर्डर किया जा सकता है। दिस इज द पावर ऑफ आल्सो प्रेसिडेंट। उसके बाद अशोक नोटिस, इसमें एक ध्यान रखना है कि अगर कोई कोर्ट का उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं तो यहाँ पे उसको शो कोर्ट नोटिस यहाँ पर देना है, उसके बाद ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। फिर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है नो कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट विद इन 1 ईयर। एक साल के रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर, विद इन रिटायर आप रिटायर के 1 साल के अंदर, जब रिटायर हो गए उसके 1 साल के अंदर आपको कोई कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट नहीं लेना है, स्पेशली ग्रुप ए एम्प्लॉयड के लिए जो ग्रुप ए में लोग हैं। तो ग्रुप ए के लिए कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट 1 साल से पहले आपको नहीं लेना है। या तो आप पहले परमिशन ले लेंगे उसके बाद कर सकते हैं, और जो परमिशन नहीं तो 1 साल आपको आपको नया जॉब कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट नहीं करना है। ग्रुप और विदाउट द प्रीवियस सेंक्शन, या उससे पहले आप या तो परमिशन आप या तो आपके पास हो तभी आप एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। नो एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया विदाउट प्रायर सेंक्शन। भारत के बाहर आपको जाना है उसके लिए डेपुटेशन में या कुछ इस तरह से जाना है तो बिना परमिशन के फॉरेन सर्विसेज में, गवर्नमेंट की फॉरेन सर्विसेज में आपको इसके लिए आपको प्रायर सेंक्शन की जरूरत है, बिना उसके आपको नहीं जाना है। अदरवाइज बाकी जो उसके आपके लॉसेज है आपके पेंशन के पार्ट को इफेक्ट कर सकता है, आपके कुछ पार्ट को रोका जा सकता है जब आप वापस लौट के आते हैं या जो बनते हैं वो सारी चीज़ें आपको इफेक्ट पड़ जाएगा, ये ध्यान देना है। अदरवाइज ये आपका सीसी कंडक्ट रूल के तहत आपका नुकसान भी कर सकता है। इफ टेकन प्रायर सेंक्शन, यहाँ एक इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने लीव प्रिपेटरी टू रिटायरमेंट, तो एलपीआर के अंदर अगर है यानी आपकी जो ईयर लास्ट की जो 300 ईयर आपकी बची है उसको अगर आप यूज कर रहे हैं अंत में रिटायरमेंट के पहले लीव प्रिपेटरी टू रिटायरमेंट, तो आपको फर्दर परमिशन की नेक्स्ट जरूरत नहीं है। यानी उसी बीच में आपने परमिशन ले ली है, एलपीआर में थे, छुट्टी में थे, उसके बाद उससे पहले ही जाने से पहले आप एप्लीकेशन देंगे और आपको परमिशन मिल गई है एलपीआर में रहते हुए, तो आपको परमिशन की दोबारा अब जरूरत नहीं है। ये बहुत ऐसे छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसको हम लोग जनरल जनरल टर्म्स के रूप में जानते हैं, और आपकी रिटायरमेंट या पेंशन या ग्रेजुएटी इन सब के लिए छोटे छोटे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बन जाते हैं। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसमें कमेंट्स करिएगा, जिससे हमें पता चलेगा कहीं अगर कुछ कमियां होंगी तो उसमें हम लोग सुधार करने की कोशिश करेंगे। और बहुत जल्दी हम आपको मिलेंगे कि जो क्वालिफाइंग सर्विसेज होती हैं वो उस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।